और अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुल्क में प्याज की कीमतों में कमी के मकसद से प्याज की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। सरकारी जराये के मुताबिक प्याज की बरामदात पर रोक लगाने के ताल्लुक से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पाबंदी आइंदा अहकामात तक जारी रहेगी। वाज़ेह कि कौमी राजधानी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में प्याज की खुर्दा कीमत 50 से 60 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। हुकूमत ने हंगामी जरूरत के लिए 50,000 टन प्याज का जखीरा कर रखा था, जिसमें से दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा को प्याज सप्लाई भी की गई थी। कौमी राजधानी में डेयरी के सफल और कुछ दीगर जराये से 23 से 24 रुपए फी किलोग्राम की शरह से प्याज फराहम कराई जा रही है। महाराष्ट्र और कई दीगर रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से प्याज की नकल अमल में दिक्कत आ रही है। हुकूमत ने कुछ एजेंसियों की महदूद मकदार में प्याज दरामद करने की हिदायत भी दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरिया की सताइश की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती है। भी हमारी एक ऐसी ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सचमुच आपके ऊपर मेरा भरोसा नहीं। मैं न आया होता यहाँ, नजदीक से न देखा होता, मैं स्वयं न समझ पाता कि हमारे इंडियन नेवी की ताकत कितनी। और मैं तो सचमुच एडमिरल श्री करमवीर सिंह जी को बधाई देता हूं और इनको मैं कहूंगा कि इन्होंने आग्रह करके मुझे कहा कि नहीं, हमारे नौजवानों के बीच चलना, इसलिए मैं आया हूं। और आप लोगों से मिलकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। और मैं जानता हूं कि पुलवामा अटैक के बाद जब देश में बालाकोट के टेरर कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा जिस तरीके से हम लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, तब वेस्टर्न फ्लीट को नॉर्दर्न अरेबियन सी में स्ट्रांग पोस्चरिंग के लिए उस समय डिप्लॉय किया गया था। बालाकोट की भी जो स्ट्राइक हुई थी, तो उस समय भी आपका रोल है, आपका डिप्लॉयमेंट ऐसी जगह जिसका कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, वहां पर किया गया था। और पटना के दानापुर खगबाल इलाके में दरख्त गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए। तेज बारिश के बाद दरख्त उखड़कर गिर गया है। दरख्त एक ऑटो पर गिरा। बिहार में बारिश से भारी तबाही आई है। बारिश का पानी घरों, अस्पतालों, दफातर और होटलों में दाखिल हो गया है। उधर वजीर आला ने कहा कि यह कुदरती आफत है, हुकूमत पीने के पानी के इंतजाम कर रही है। में बड़ा हादसा हुआ है। पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये ऑटो देख लीजिए, ये हादसे का गवाह है, जिसमें 4 लोग सवार थे और ये पेड़ गिरा है, विशाल पेड़ बरगद का है, जिससे मौत हुई है। 4 लोगों को, 3 महिलाएं थी और 1 बच्चे, एक ही परिवार के थे। इन सभी की मौत हो चुकी है और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वहाँ जो हादसे के गवाह हैं। देख सकते हैं कि कितना जो है भयावह ये घटना हुई है और यहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं इस बात को लेकर के कि जो है किस तरह से जो है ये हादसा हुआ है। लोग भी अचंभित है, लगातार बारिश हो रही है, इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। कैसे हादसा कैसे हुआ? हम लोग तो आ रहे थे काम करके, यहाँ पर परिवार लगते हैं। हमको बहन, छोट बहन के ननद थे, उसको सास थे और बच्चा थे और दरिया सास थे। अब एक बैग हमने गिए जरी घर में, हाँ घर में गिए जरी अच्छी लगी, सामान लाने आए। ये बबीता कुमारी का परिवार था पूरा और चारों हादसे में शिकार हुए हैं और मौत उनकी हुई है। ये दर्दनाक हादसा खगौल के लोको कॉलोनी में हुआ है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कश्मीर में चंद रोज से सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही के साथ साथ अब सुबह के वक्त चंद दुकानें भी खुल रही थीं। ताहम जुमा के बाद से इसमें कमी देखने को मिल रही है। श्रीनगर के संडे मार्केट में आज दिन गुजरने के साथ भीड़ बढ़ने लगी और लोग यहां खरीदारी करते नजर आए। श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी देखे जा सकते हैं। कुछ मकामात पर सुबह के औकात में दुकानें भी आधी खुली रहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद तालीमी सरगर्मियां काफी मुतासर हैं। इससे तलबा तशवीश में है। वादी में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। हम लोग बड़ी ईद के पहले से हम लोग स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं और हम लोग अब घर में भी क्या करके बैठेंगे करके।
बोर हो गए हम लोग घर पे बैठ बैठ के। तो हम लोग थोड़ा खेलते भी थे और पढ़ते भी थे, और मैं दर्सगाह भी जाता था शाम को, उससे भी थोड़ा तो भी टाइम होता था स्पेंड। दिन भर ऐसे बैठे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर में बोर भी हो जाते हैं। तो क्या कुछ याद आता है स्कूल डेज का? अपने फ्रेंड्स और साथ में जो हम खेलते थे और साथ में जो हम पढ़ते थे। कश्मीर में करीब पिछले 2 महीने से चल रहे हालातों के बीच जहां आज यहां पे सड़कों पे निजी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑटो रिक्शास देखने को मिल रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें तो आज सुबह पहले श्रीनगर का संडर मार्केट जहां पे सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते यहां पे लोगों की आवाजाही फिर देखने को मिली और यहाँ पे कहीं जो पटरियाँ हैं वो लगी और लोग खरीदारी करते नज़र आए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट की खिदमात अभी भी मुअत्तल है, हालांकि कहीं क्वार्टर से इसको रेस्टोर करने की बात कही जा रही है, खासकर उन लोगों के जिनके बच्चे या फिर रियासत से बाहर या मुल्क के बाहर पढ़ाई या फिर काम काज के सिलसिले में है। उनकी ये मांग ज़रूर रही है कि मोबाइल सर्विस को जल्द बहाल किया जाए। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में LOC पर जहां हिंदुस्तानी आर्मी मुस्तैदी से तैनात है, वहीं LOC पास वाले इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF और SSB LOC के आसपास से होने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ लोगों को महफूज रखने के लिए दिन रात तैनात है। सिक्योरिटी फोर्स LOC के पास के इलाकों में रात को खुसूसी गश्त अंजाम देते हैं। वहीं इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई जगहों पर एम्बुश भी लगाए हैं ताकि किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाया जा सके। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती से मकामी लोगों को काफी राहत मिली है। मकामी लोगों का कहना है कि जब से इलाके में इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, तब से वो रात को चैन की नींद सोते हैं। सर, फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश से तो हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जब उधर से गोलाबारी होती है तो वो अपने ट्रुप्स निकालते हैं, तो इस तरफ भी सिविलियन को दूसरे किस्म का भी डर होता है कि कहीं कोई ऐसे लोग ना आगे घुस जाएं कि जिनकी वजह से हमें परेशानी हो। तो दूसरी बात तो ये है कि जो हमारे बॉर्डर पे लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, प्लस जो साथ में कैमोफ्लाई है इसमें और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मगर अब जब से हमारे यहाँ नज़दीक फौज आई है तो उसका हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। तब तक हमें कोई इस वक्त मतलब किसी किस्म का डर नहीं है, क्योंकि फ़ौज हमें रात को, दिन को, देर रात को भी आके ये हमें पूछते हैं कोई आपको परेशानी, कोई आया कोई गया। तो हम अभी अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं जब से फ़ौज आई है। बॉर्डर भी यहाँ साथ है, यहाँ पार शाहपुर किरनी में आज भी फायरिंग हो रही है, तो हम लोग यहाँ चैन से सोते हैं। जब से ये फोर्स आई है ऐसे होता है कि कोई इंफिल्ट्रेशन में कोई मिलिटेंट ना आ जाए, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ज़्यादा अटैक करते हैं, खतरा रहता है, क्योंकि मक्खी होती है, एक दूसरे से कोई ताबनी होता है। लेकिन जब से ये फोर्स आई है हम आराम से सोते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, इनकी लगातार चलती रहती है, हमें कोई खतरा नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं इनकी बदौलत से। LOC पर पाकिस्तान की जानिब से आए दिन जो है गोलाबारी करके घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय सेना जहां पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देती है, वहीं जो नियंत्रण से जुड़े गांव हैं वहां पर जितने भी अर्ध सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह सुरक्षा से तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी गाँव में किसी को नुकसान न पहुँचा सकें। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, LOC गाँव, पुंछ। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी का तस्करा किया। अमित शाह ने कहा कि आज भी दफ़ा 370 और कश्मीर पर अफवाहों का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि 1947 से ही कश्मीर बहस का मौजू रहा है, लेकिन आज अवाम के सामने तारीख को मस्क करके पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ की पर्दापोशी की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तारीख को सही तनाजुर में पेश किया जाए। दूसरी तरफ अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि हुकूक इंसानी के अलंबरदार उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को इलाके से बेदखल किया जा रहा था। का जिक्र कहीं पर करते नहीं। देश आजाद हुआ, खंड भारत हमें एक ताकत पर रखकर दे सकते, मगर वो नहीं हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है, जिस पर एतराजात का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्या लाहेमल तैयार किया जाता है।
दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरव्वती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था, जिसके बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए RSS को जिम्मेदार करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। और ये RSS यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है। रब आखो या मौला, केड़ी गल दा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा। अलमिया यह है कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम कर दिया, जिस पर शोबा उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। इन्होंने खत लिखकर कहा कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जुबान है। ये विवाद जो हुआ है ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ है और जब प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, तो उनके ज़माने में एक मीटिंग हुई थी और ये डिपार्टमेंट को मर्ज करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने उसी वक्त उसको कट किया था और कहा था कि हाँ ये गलती हुई है, इसको इंडियन लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसके बाद फिर अब ये नया इशू आया है फिर मर्ज करने के लिए। इसमें दोबारा से इन्होंने वही गलती कर दी है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा है और इसमें मैंने DUI यानी डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को लेटर भी दे दिया है कि सर ये इंडियन लैंग्वेज है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसमें उर्दू एक है। और अगर इसको कोई बाहर का कोई भी कंट्री बोल रही है या कहीं भी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। इस पर हमारे DUI साहब ने ये बात कही कि इसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तासुब ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि उर्दू वाले क्या कदम उठाते हैं, जबकि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान को गैर मुल्की जबान में शामिल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस ताल्लुक से मशहूर शायर और कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज करते हुए एक खूबसूरत शेर पेश किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है और यहाँ यही पली बड़ी है। कुमार विश्वास ने लिखा कि उर्दू संत कवियों की कुटिया और पीरों फकीरों के हुजरे में रवां हुई है। उम्मीद है कि इस पुरस्कार जबान की कैप्टन अमरिंदर सिंह हिफाजत करेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में बीजेपी की CEC मीटिंग जारी है। पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा और मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर पार्टी उम्मीदवारों को क़त देगी और पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस मीटिंग में पार्टी के कौमी लीडर अमित शाह और दीगर मौजूद हैं। कानपुर में जमीयतुल मंसूर को उत्तर प्रदेश की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में 16 रियासतों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। और पूरे मुल्क में ये समाज में जमात में बेदारी पैदा करने के लिए, राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए और राजनीतिक रूप से हक और अधिकार पाने के लिए पूरे देश में संघर्ष कर रही है। क्योंकि ये जमात मुस्लिम समाज का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और कुछ स्टेटों में तो मैं नंबर 1 पर हूँ, जैसे बिहार है, बंगाल है, इन तमाम स्टेटों में, कर्नाटक है, हैदराबाद है, इन तमाम स्टेटों में मंसूरी समाज मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। उस तरीके को बदलना पड़ेगा। वैश्य कितना, दलित कितना, यादव कितना, कुर्मी कितना, कुशवाहा कितना, जाट कितना, आपने उधर तो ऐसा किया, वही चश्मे का शीशा इधर भी लगाना पड़ेगा। और जब इधर आप मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी दीजिए तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी कि 20 टिकट मुसलमानों को दे दिया।
उस 20 टिकट में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितने सैयद, कितने खान साहब, कितने अंसारी, कितने मंसूरी, कितने कुरैशी। हमको भी समाज वाइज हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो हालात हैं शायद आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का इतना खराब हालत कभी नहीं हुआ है, और जाहिर बात है कि ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इन हालात से मुकाबला करने के लिए अब पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से फ़िरका परस्ती के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मॉब लंचिंग के नाम पे मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि उन्हें हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया जाएगा, ऐसे सूरत हाल में यकीनन तमाम मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, तमाम मुसलमानों को एक मुत्तहिद होकर के फ़िरका परस्ती के खिलाफ आगे लड़ाई करने की ज़रूरत है। हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो ये खाई है, ऊंच नीच की खाई है, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो मुस्लिम समाज है इसका 85% 90% तक हिस्सा जो है बैकवर्ड मुस्लिम समाज से आता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इस दबे कुचले समाज को, जो बैकवर्ड समाज जो 90% है, इसको भागीदारी देने का काम नहीं कर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी बातों के जरिए दिन को रात और रात को दिन बना रहे हैं, लेकिन मोदी का ये जादू ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। साबिक मरकजी वजीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम ने बेंगलुरु में जनता की अदालत में इन ख्यालात का इजहार किया। वैसा वकाबुलरी का एक लीडर जो है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कोई कौम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलता नहीं, तुम्हें याद रखिए। ये मिट्टी की ऐसी तासीर है, जुल्म अगर ज्यादा हुआ, नेचुरल क्यूर की मिट्टी है ये, और बहुत सारे सूफियान कराम आराम फरमा रहे हैं यहां पे। तो ये जरा दिन तकलीफ हम ना दिखेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं उन्होंने रियलाइज कर लेते हैं हमें मोदी को, बीजेपी को मान को गलती कर ली है। तो उस वक्त तक हमें क्या करना, होश में रहना, जोश नहीं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि मुसलमानों में क़यादत का फुक़दान है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों में हक बोलने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और खुद कांग्रेस में ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। वो बोल बोल कुछ म्हणजे आज कांग्रेस में भी क्या करें, साइडलाइन करने की वजह क्या करते ये खाले उठाक बोलता, उनका खाले उठाक बोलता। मैं बोला सिद्धरामैया को 10 वक्त बोले, मैं आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। अब हाईकमांड क्या करते हैं, उन्हें ये MLA इन्होंने सब तुम अकेले हैं। मैं बोले हक बोल रहा हूं मैं, नो यू एडजस्ट विद द टाइम। विजन कर्नाटक के नुमाइंदों ने कहा कि अक्सर सियासी लीडरान इक़्तिदार मिलने के बाद आम लोगों से दूर दूर ही रहते हैं, और इसी कमी को दूर करने के लिए जनता की अदालत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। एहसास करेंगे अक्सर क्या होता है कि लीडरान अपने मकाम मर्तबे पहुंचने के बाद लोगों से अवामी रब्ता टूट जाता है, लोगों के ख्यालात का उनको पता नहीं चलता, उनके जज्बात का पता नहीं चलता। ये विजन कर्नाटक इसकी तर्जुमानी करता है, लोगों को और लीडरों को आपस में मिलाता है। हमें अफसोस इस बात का है कि कौम के रहनुमा और कौम के लीडर हमारी कौम के सामने सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। हमें अफसोस इस बात का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब तक तो हमारे कई प्रोग्राम हुए हैं। मुस्लिम दानिश्वरों की तंजीम विजन कर्नाटक ने अपने अगले प्रोग्राम में RSS के नुमाइंदों को मदऊ करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। यमन में एक आबी जहाज जिसमें 55 अफराद सवार थे अचानक गायब हो गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक मशरकी कोस्ट पर लगी रडार से ये जहाज गायब हो गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में जहाज की तलाश जारी है। ये फेरी यमन के पोर्ट महराज से सकूतरा जजीरे के तरफ जा रहा था। एक सरकारी अफसर ने कहा कि हमने सऊदी इत्तेहाद से इस सिलसिले में बात की और फेरी की तलाश भी जारी है, ताहम अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। याद रहे, यमन में अक्सर तसादुम देखने को मिल रहा है। तकरीबन हर रोज यमन में हूसी बागियों और सऊदी अरब इत्तेहाद वाली सरकार फौज का आमना सामना होता है। यह सिलसिला 2015 से जारी है।
ऑस्ट्रिया में पार्लियामेंट्री इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इब्तदाई दौर में वोटिंग का अमल सुस्त था, लेकिन बाद में इसमें तेजी देखी गई। अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रिया के साबिक चांसलर सेबास्टियन कुर्ज की कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी ज्यादा वोट हासिल करेगी, मगर फिर भी इसे इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी। म्यांमार चाहता है कि बांग्लादेश में रिहाइश पजीर रोहिंग्या मुसलमान अपने मुल्क वापस लौट आए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में म्यांमार के नुमाइंदे क्याओ टेंट ने अपने खिताब के दौरान ये बात कही। टेंट ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए साजगार माहौल पैदा किया गया है जिसमें वो आराम से रह सकते हैं।